दोस्तों नमस्कार। एक महीने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगे पूर्व मुख्यमंत्री लग जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को बिहार के लिए ऑपरेशन बिहार की नौबत क्यों आई और आखिर इस ऑपरेशन बिहार के पीछे की जो मंशा है, क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में पूरा कर लेगी। एक झटके में मुख्यमंत्री बदलने का फैसला ले लिया गया और राज्यपाल को तो बदल ही दिया गया। सवाल यह है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इस नाजुक मौके पर, जब केंद्र में अपनी सरकार नहीं है, जिस बैसाखी के बूते उनकी सरकार चल रही है, उनमें से एक मजबूत बैसाखी को ही कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर किनारे लगाने की कोशिशें हुई और इन सब से आगे बढ़कर जब दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ पद से हटाने का प्रस्ताव दिया गया हो और उस प्रस्ताव के लिए भाजपा अपने सांसदों को व्हिप जारी कर रही हो, उस दौर में ऑपरेशन पटना की नौबत या ऑपरेशन बिहार की नौबत यदि आती है तो वाकई स्थितियां गंभीर है। एप्स्टीन फाइल से सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों के ऊपर सवाल, ऑपरेशन सिंदूर के समय से लेकर ईरान की क्राइसिस तक, अमेरिका भारत संबंधों को लेकर सवाल, क्या ट्रंप नरेंद्र मोदी को माय फ्रेंड डोनाल्ड जो कहा करते थे, तो क्या उनके दोस्त ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो तवज्जो देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये एक अलग सवाल। और इन सब को लेकर विदेश नीति से लेकर आर्थिक नीति तक जब सरकार चौतरफा घिरी हुई नजर आ रही हो, उस समय में ऑपरेशन बिहार की नौबत यदि आई तो उसके पीछे के कारण साधारण नहीं, स्वाभाविक है कि बहुत बड़े हैं। लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जो व्यक्ति एक बार सत्ता में बैठ जाता है, वो सत्ता से हटने की आशंका मात्र से ही ग्रस्त हो जाता है। सत्ता व्यक्ति को तानाशाह बना देती है, चाहे वो इमरजेंसी लगाना हो, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड या इस तरह की चीजें करनी हो, चाहे वो एनजेएसी जैसे कानून बनाने हो, चाहे सिस्टम पर अधिकार के लिए जांच एजेंसियों को पिंजरा बंद तोते की तरह इस्तेमाल करना हो। ये सारी चीजें सत्ता के साथ आने वाली एक ऐसी बुराई है जिस बुराई से इस देश के अंदर बहुत कम राजनेता बच पाए। मीडिया की तो बात ही न करें, क्योंकि मीडिया की जो हालत है वो सबसे छिपी हुई नहीं है, क्योंकि आज के दौर में मीडिया कहीं ना कहीं सत्ता के गोदी की भूमिका यदि मेन स्ट्रीम कहे जाने वाला मीडिया निभा रहा है, तो उस परिस्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑपरेशन पटना, ऑपरेशन बिहार और उस बिहार में जहां से किसी भी तरह की सत्ता विरोधी लहर को हमेशा मजबूत आवाज मिली है, उस बिहार में सत्ता और सिस्टम को बदल देने की ही यदि नौबत आई है तो कारण बहुत बड़ा है। आखिर बड़े राज्यों में ही ऐसे ऑपरेशन बीजेपी क्यों करती है। याद कीजिए 2022 का दौर, तब लोकसभा चुनाव में 2 साल बचे हुए थे, लेकिन ऑपरेशन महाराष्ट्र किया गया। गुवाहाटी मॉडल से महाराष्ट्र के अंदर ऑपरेशन किया गया और एनडीए की सरकार बनाई गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ा। उस सरकार के बनने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट में चली गई और इंडिया गठबंधन का क्षेत्रीय स्वरूप यानी महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र के अंदर 48 में से 30 सीटें जीत कर ले गया। अब ऑपरेशन महाराष्ट्र की तरह ऑपरेशन बिहार किया गया है। फर्क इतना है कि वहां विपक्ष के मुख्यमंत्री को हटाया गया था, यहां अपने ही खेमे के मुख्यमंत्री को हटाया गया है। तब उद्धव ठाकरे वहां विपक्ष के मुख्यमंत्री थे, लेकिन आज नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। बावजूद इसके अगले 1 महीने बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वो राज्यसभा सांसद कहे जाएंगे। इसका मुकम्मल इंतजाम कर दिया गया। ऑपरेशन बिहार के पीछे कई सारी परिस्थितियां हैं और उन परिस्थितियों को डिकोड करने के लिए ये डिकोड करना जरूरी हो जाता है कि आखिर इतना बड़ा फैसला लेने के पहले नीतीश कुमार ने अपने विधायकों सांसदों से राय क्यों नहीं ली और ये फैसला लेने के बाद विधायकों सांसदों के साथ आज बैठक क्यों की। उस बैठक के दरमियान नीतीश कुमार हाथ जोड़ते हुए नजर आए। विधायक नम आंखों के साथ अपने नेता के फैसले को बहुत मजबूरी में स्वीकार करते हुए नजर आए और इसके साथ साथ नीतीश कुमार के बेटे निशांत पार्टी में प्रमुख भूमिका निभाए और हो सके तो मुख्यमंत्री और बीजेपी के साथ बात न बने तो उप मुख्यमंत्री जैसी भूमिका में नजर आए। ये हालात बनाने के लिए आज पटना में जो बैठक बुलाई गई, दरअसल उस बैठक की जरूरत तो तब थी जब नीतीश कुमार ये फैसला लेने जा रहे थे। नीतीश कुमार 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब इन 20 सालों में बिहार में क्या बदला नहीं बदला,
ये एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन 20 सालों के दरमियान नीतीश कुमार ने इस देश के बड़े राजनेता के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, इस पर कोई बहस नहीं हो सकती। वो नीतीश कुमार अपना फैसला पहले लेकर फिर बाद में पार्टी को बताने और विधायकों सांसदों को राजी करने की स्थिति तक क्यों गए? याद कीजिए 2022 का साल, 2022 में भी नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ना था, पद से इस्तीफा देना था। तारीख थी 9 अगस्त। उस 9 अगस्त को भी नीतीश कुमार ने विधायकों की बैठक बुलाई और बैठक बुलाकर हालात की जानकारी दी, उनसे लोकतांत्रिक तरीके से इजाजत ली, तब जाकर वो राजभवन की तरफ इस्तीफा देने गए और कुछ घंटों बाद सरकार बनाने का दावा पेश करने भी गए। सवाल यह है कि इस बार ये प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई? प्रक्रिया अगर इस बार ये नहीं अपनाई गई तो बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी का दबाव था? इस बात में कोई दो राय नहीं कि 40 लोकसभा सीटों वाले हर राज्य को भारतीय जनता पार्टी अपने कब्जे में करना चाहती है। ऐसे राज्य जहां लगभग 40 सीटें हो या 40 से ज्यादा लोकसभा सीटें हो, पूरे देश में इस वक्त अभी ऐसे 5 राज्य हैं। बड़े राज्यों की कैटेगरी में इन 5 राज्यों को रख सकते हैं। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 2 बार बहुमत से सरकार चलाने का अनुभव है, अल्पमत सरकार को चलाने का कोई अनुभव नहीं है। और अल्पमत सरकार कैसे चल रही है वो पूरा देश देख रहा है। उस दौर में अल्पमत को बहुमत में बदलने के लिए बड़े राज्यों पर एकाधिकार जरूरी हो जाता है, खासकर उस दौर में जब उत्तर प्रदेश डवाडोल स्थिति में हो। कौन से बड़े राज्य हैं जहां कम से कम लगभग 40 या 40 से ज्यादा सीटें हो? महाराष्ट्र 48 लोकसभा सीट, तमिलनाडु 40 में एक कम 39 लोकसभा सीट, बंगाल 42 लोकसभा सीट, बिहार 40 लोकसभा सीट और उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीट। तो कुल जमा ये 5 राज्य हैं और इन 5 राज्यों की सत्ता हर कीमत पर भाजपा को चाहिए। और इन 5 राज्यों में महाराष्ट्र जैसा राज्य इस स्थिति में है जहां बीजेपी को लगता है कि सत्ता भले ही आ जाए, लोकसभा चुनाव में सफलता की गारंटी वो सत्ता नहीं दिला सकती, जैसे 2024 में नहीं दिला सकी। कमोबेश बिहार भी इसी मानसिकता का राज्य है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक दल, बिहार सामाजिक समीकरणों के सहारे लोकतांत्रिक जिजीविका को जिंदा रखने वाला राज्य है। और उस सामाजिक समीकरण के बीच में एक लेयर के बीच में भी कई सारे सोशल सब लेयर है, कई सारा सामाजिक स्तरीकरण एक साथ आकर खड़ा हो जाता है। और उस राज्य के अंदर चुनावी हिंदुत्व को दौड़ा पाना बहुत मुश्किल है। दौड़ा पाने की बात तो छोड़िए, बिहार जैसे राज्य में चुनावी हिंदुत्व को घिसट कर चला पाना भी मुश्किल है। उस राज्य में एक बड़ा ही खूबसूरत सामाजिक समीकरणों का गुलदस्ता जो नीतीश कुमार ने बनाया, जिसे आमतौर पर लोग सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, उस सोशल इंजीनियरिंग को डिस्टर्ब करने वाला फैसला आखिर दिल्ली से कैसे लिया गया? नीतीश कुमार जब राज्यसभा के लिए नामांकन कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जबरिया उनसे बड़े भारी मन से कोई फैसला कराया जा रहा हो और एक तरफ सम्राट चौधरी बैठे हो और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी की पार्टी के दूसरे नंबर के बॉस दिल्ली से आने वाले अमित शाह बैठे हो और उसके बीच में नीतीश कुमार नामांकन के पर्चे पर दस्तखत कर रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में आखिर वो कौन से हालात हैं जिस हालात में बीजेपी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, इसको थोड़ा और टटोलने की कोशिश करते हैं। सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर भी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व अब वैसे ही बहुत प्रभावकारी नजर नहीं आ रहा है जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देश के स्तर पर नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व अब 2013-14 की परिस्थिति वाला नहीं है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा के प्रॉमिस के साथ, उस वादे के साथ वो दिल्ली आए थे। लेकिन आज की परिस्थितियां यही है कि सत्ता के भीतर सत्ता के गोदी सेठों की भरमार सबको दिखाई दे रही है। गोदी सेठों को बचाने के लिए यदि भारत के बाहर कोई मुकदमा होता है, कोई आदेश होता है, तो देश के हित को गिरवी रखने का आरोप विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार पर लगाते हैं। और इन सब के बीच चुनावी हिंदुत्व इस तरह से दरकता जा रहा है जिसके बीच आरक्षण, जाति जनगणना, सामाजिक न्याय, संविधान, ये सारी चीजें, मतलब ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं चुनावी हिंदुत्व वाले लोगों को वैसे ही लगता है, उसे सुनकर वो वैसे ही भड़कते हैं जैसे कोई सांड लाल कपड़े को देखकर भड़क जाता है।
अब वो सारी चीजें हावी होती हुई दिख रही है। लेकिन उन सब राजनीति, चाहे सामाजिक न्याय की राजनीति हो, चाहे आरक्षण की राजनीति हो, चाहे जाति जनगणना की राजनीति हो, इन सब राजनीति का जो पॉलिटिकल एपिसेंटर है, जहां से ये पूरी राजनीति रेडिएट करते हुए देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचती है, उस राज्य का नाम है बिहार। और वहां इस नाजुक मौके पर बीजेपी को अपना शक्ति संतुलन बनाना बेहद जरूरी हो गया था। आखिर जाति जनगणना का फॉर्मूला राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष को थमाया किसने? सबको पता है कि नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को थमाया और बिहार में इस काम को किया भी। और उसके बाद ये मुद्दा पीडीए के फॉर्म में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश लेकर चले गए। और इसके बाद देश के दूसरे राज्यों में भी अलग अलग सामाजिक समूह जब अपने अधिकारों को लेकर, अपनी वंचना को लेकर जब सर उठाने लगे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला वाली स्थिति उसके चुनावी हिंदुत्व की हो चली है। लोकसभा चुनाव के पहले अभी कई राज्यों के चुनाव हैं और उन राज्यों के चुनाव के बीच कई सारे मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश को यदि केस स्टडी के तौर पर देखें तो उत्तर प्रदेश में क्या दिखाई देता है? उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा एक बहुत बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आई और आर्मी में भर्ती नहीं हो रही है। इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सरकार के बड़े मंत्रियों से जनसभा के दरमियान जनता ने और नौजवानों ने सवाल पूछने का काम किया। उस वक्त रेलवे एनटीपीसी को लेकर के जो बवाल हुआ, उस बवाल ने भारतीय जनता पार्टी को 57 सीटें कम करा दी। किसान आंदोलन अलग चल रहा था। किसान आंदोलन पता नहीं कौन सी तपस्या में कमी रह गई थी जिससे इस देश के किसान बीजेपी से नाराज रह गए थे। लेकिन वो तपस्या भारतीय जनता पार्टी पूरी कराते कराते भी अपनी 57 सीटें गंवा बैठी थी। तो अब जो परिस्थितियां हैं, अब तो अग्निवीर भी है। अब आर्मी में वैकेंसी के नाम पर अग्निवीर जैसी स्कीम भी आ गई। अब इस देश में पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी मंदी का दौर है। वहां भी रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है। जब रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है और इस बीच एमएसएमई की हालत क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सेक्टर इस देश के अंदर लोहा पीटने से लेकर, लकड़ी का काम करने से लेकर, बांस का काम करने से लेकर और स्वरोजगार की परिस्थितियां पैदा करता है, उस स्वरोजगार वाले देश को डिलीवरी बॉय वाले नौजवानों की भीड़ में तब्दील कर देने वाली जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था ने कहीं ना कहीं उस जेनजी के भीतर भी सवालों की एक पूरी खेप उसके मन मस्तिष्क में भर दी है, जो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती थी। लेकिन एक तरफ जेनजी का दबाव, दूसरी तरफ किसानों का दबाव, तीसरी तरफ सामाजिक समूहों के बीच सामाजिक न्याय का दबाव, चौथी तरफ दलित समाज और ओबीसी समाज के बीच अलग अलग तरीके से सामाजिक चेतना का प्रभाव, और इन सब के बीच जो बीजेपी का कोर वोटर माने जाते थे, सवर्ण मतदाता, उनके भीतर, जनरल कैटेगरी के वोटर्स के भीतर यूजीसी के मामले के बाद जो गांव गांव में विचलन की स्थिति बनी, उसने भारतीय जनता पार्टी को हिलाकर रख दिया। तो सत्ता और सिस्टम का आत्मविश्वास जब हिलने लगता है तो सबसे पहले सूबेदारों की मुस्कें कसी जाती है। सूबेदारी को महत्वपूर्ण बनाने का काम शुरू होता है। मुगल साम्राज्य के दौर से आज तक देखें तो यही हुआ है। बाबर के समय से शुरू हुआ मुगल साम्राज्य अपने सबसे ताकतवर सम्राट औरंगजेब के बाद बिखरना शुरू हुआ। औरंगजेब के दौर में ही कहें तो बिखरना शुरू हुआ। कैसे बिखरा? डेक्कन, हिंदी में कहें तो दक्कन, उसका साम्राज्य सबसे पहले मुगलों के हाथ से निकला। आज का कर्नाटक कह सकते हैं। और फिर उसके बाद धीरे धीरे लेटर मुगल पीरियड में, चाहे मोहम्मद शाह रंगीला का दौर हो, चाहे बहादुर शाह जफर का दौर हो या किसी और का दौर हो, हर दौर में सूबेदारी हाथ से निकलती चली गई। नतीजा यह हुआ कि दिल्ली की तख्त कमजोर पड़ती चली गई। आज की परिस्थिति में बीजेपी के हाथ से सूबेदारी निकलने का दौर अब शुरू हो सकता है। और सूबेदारी निकलने की प्रक्रिया की शुरुआत अगर उत्तर प्रदेश से हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता है। सत्ता होने के बावजूद लोकसभा चुनाव में 11 सीटें कम कैसी हो गई? 25 की 25 सीटें, यानी क्लीन स्वीप करने वाला एनडीए या भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 14 सीटों पर कैसे सिमट गया? हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता थी। सत्ता होने के बावजूद 10 की 10 लोकसभा सीटें हाथ में होने के बावजूद आधी कैसे हो गई? गुजरात में भी 1 सीट कम हो गई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ने मोर्चा संभाला, उड़ीसा ने
ताकत दी, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की जो साझा ताकत है, वो ताकत भी उत्तर प्रदेश की ताकत से तो ज्यादा बड़ी हो नहीं सकती। अगर गुजरात से लेकर, द्वारका से लेकर पूरब तक, पूरी तक, यानी पश्चिम से लेकर पूरब तक की स्थिति को देखें तो कितनी लोकसभा सीटें बनती है? 26 लोकसभा सीटें गुजरात में बनती है, 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में बनती है, 11 लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ में बनती है और 21 लोकसभा सीटें उड़ीसा में बनती है। और इन चारों राज्यों को मिलाकर कितनी सीटें होती है? इन चारों राज्यों को मिलाकर 87 सीटें होती है। अकेले उत्तर प्रदेश से ही 80 लोकसभा सीटें आती है। तो उत्तर प्रदेश के हालात यदि बिगड़ जाए, जो लोकसभा चुनाव में खराब दिख रहे थे, पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई उम्मीद की किरण नहीं जगा रहा हो, कर्नाटक में जिस प्रकार के फैसले हो रहे हैं, जिस प्रकार से सामाजिक मुद्दे बेंगलोर से बाहर की राजनीति को एकदम से बदल कर रख दे रहे हैं, वहां से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। ऐसी परिस्थिति में आखिर सीटें कहां से आएंगी? बिहार की 40 लोकसभा सीटों में बीजेपी के पास महज 12 सीटें हैं। 12 सीटें इसलिए हैं क्योंकि सत्ता के शीर्ष पर बीजेपी नहीं बल्कि नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड काबिज थी। अब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता के शीर्ष पर काबिज है, तब भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की तरह 17 लोकसभा सीट पर तो आगामी चुनाव में लड़ेगी नहीं चुनाव। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कोशिश होगी कि 28 से लेकर 30 लोकसभा सीटों पर वो खुद चुनाव लड़े, ताकि 20-22 का आंकड़ा बिहार से ही पूरा किया जाए। मोटे तौर पर कहें तो दूसरे राज्यों में जो नुकसान होने की संभावना है, उसकी भरपाई की जाए। महाराष्ट्र में भी यही कोशिश है कि पिछली बार जो 9 सीटों पर बीजेपी चली गई थी, उससे बढ़ाकर आंकड़े को 14, 15 या 20 तक लाया जाए। और उत्तर प्रदेश में जो 33 पर बीजेपी आ गई है, अगर और ढलान की स्थिति पैदा होती है तो वो ढलान गुजरात से तो बढ़नी नहीं है क्योंकि 26 में 25 पहले ही उनके पास है, मध्य प्रदेश से बढ़नी नहीं है क्योंकि 29 में 29 सीटें पहले ही उनके पास है, छत्तीसगढ़ में भी बढ़नी नहीं है क्योंकि 11 में 10 सीटें पहले ही उनके पास है। कमोबेश यही स्थिति उड़ीसा में है। सीटें बढ़ने की उम्मीद बिहार से है, सीटें बढ़ने की उम्मीद महाराष्ट्र से है। तो बिहार और महाराष्ट्र में सहयोगी दल का मुख्यमंत्री ना रहे, अपना मुख्यमंत्री रहे, ताकि अपने मुख्यमंत्री के सहारे टर्म्स एंड कंडीशन को खुद डिक्टेट किया जा सके। इसके लिए आगामी लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बनाए रखना, ऐसा बीजेपी को लगता है कि जरूरी हो गया। लेकिन क्या इतने भर से काम बन सकता है? महाराष्ट्र के अंदर की परिस्थितियां भी अलग दिशा में जा रही है, बिहार के अंदर की परिस्थितियां भी अलग दिशा में जा रही है, उत्तर प्रदेश पहले ही अलग दिशा में जा चुका है। और पिछले 2 दिनों में बिहार के अंदर जो परिस्थिति बनी है, उसकी तपिश बंगाल तक महसूस की गई है कि आखिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। चंद्रबाबू नायडू को भी ये पूरा खेल दिखाई दे रहा है, एकनाथ शिंदे को भी ये पूरा खेल दिखाई दे रहा है, और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस से इतर एकला चलो रे की सोचने वाले दूसरे दलों को भी ये पूरा खेल दिखाई दे रहा है। तो आखिर इस पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए क्या अब इस देश के अंदर नए सिरे से राजनीतिक संरचना होने की उम्मीद है? फिलहाल इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ है कि आगामी लोकसभा चुनाव में स्थितियां 240 से भी नीचे जाने की न बने, कहीं आंकड़ा 200 से भी नीचे पहुंच जाए। इस हालात को उलटने के लिए इस देश के तमाम बड़े राज्यों पर अपना कब्जा बरकरार रखना जरूरी हो जाता है। बीजेपी को हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड से दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि 4 या 5 लोकसभा सीटें इन दोनों राज्यों में है, और सत्ता किसी की भी रहती है, पिछले तीनों लोकसभा चुनाव में सभी की सभी लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है। पंजाब में बीजेपी को कोई उम्मीद नहीं है, केरल में फिलहाल कोई उम्मीद वो नहीं कर सकती, तेलंगाना में उम्मीद जगी थी वो ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है, आंध्र प्रदेश में अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा लगता है कि 20 वर्षीय योजना पर काम कर रही है। तो उम्मीद की किरण तात्कालिक तौर पर बिहार से जगती है, तात्कालिक तौर पर महाराष्ट्र से जगती है, और पश्चिम बंगाल के अंदर यह उम्मीद की किरण जगाने की जो कोशिशें पिछली बार हुई थी वो धाराशायी होती हुई दिखाई दे रही है। यही नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी के अंत का एक बड़ा कारण बना है। आगे आगे देखते जाइए और कौन कौन से खेल बीजेपी करती है। छोटे राज्यों में लगभग वो काबिज है, बड़े राज्यों में काबिज हुए बिना भारतीय जनता पार्टी 200 के ऊपर अपनी लोकसभा सीटों को बनाए रखने में कामयाब नहीं हो सकती है। उस कड़ी में बिहार और महाराष्ट्र का ऑपरेशन तो मुकम्मल हो गया,
लेकिन उत्तर प्रदेश हाथ से निकला तो परिस्थितियां अलग दिशा में जा सकती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।